नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले करेंगे और बात करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की, जिन्होंने किसानों के प्रति केंद्र सरकार के रवैये पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उपराष्ट्रपति मुंबई में कार्यक्रम में पहुंचे थे। मंच पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। अपने संबोधन के दौरान उपराष्ट्रपति ने कृषि मंत्री से सीधे सीधे सवाल पूछे हैं। किसान आंदोलन को लेकर केंद्र पर उपराष्ट्रपति बरसे। उपराष्ट्रपति ने केंद्र सरकार के रवैये पर सवाल उठाए। किसानों से किए वादे निभाए क्यों नहीं, ये सवाल उन्होंने पूछा। आज किसान परेशान हैं, पीड़ित हैं, किसानों से बात क्यों नहीं हो रही है। उपराष्ट्रपति ने मंच से कृषि मंत्री से तमाम सवाल पूछे। वादा निभाने के लिए क्या किया जा रहा है और ये समय मेरे लिए कष्टदायक है जिस तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं। पिछले साल भी आंदोलन था, इस साल भी आंदोलन है, काल चक्र घूम रहा है और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आंदोलन का सीमित आकलन करना भूल होगी। किसानों की आवाज दबाई नहीं जा सकती है। एक ही मंच पर मौजूद थे दोनों नेता। आज के दिन ग्रामीण व्यवस्था, आज किसान परेशान है, पीड़ित है, आंदोलित है। यदि अगर संस्थाएं जीवंत होती, योगदान करती, ये हालात कभी नहीं आते। कृषि उत्पाद कितना बड़ा व्यापार है। मैं चुनौतीपूर्ण प्रश्न करता हूं, आपकी संस्थाओं ने किसान को उसमें जोड़ने के लिए क्या किया। किसान को कृषि से जोड़ते, उसकी मार्केटिंग से जोड़ते, एक बदलाव आता। क्यों ऐसा नहीं हुआ, ये सोचने का प्रश्न है। आज के दिन किसान का एक ही काम रख दिया, इतने सीमित दायरे में कर दिया कि आप खेत के अंदर अन्न पैदा करो, फिर उसको सही कीमत पर बेचने के लिए सोचते रहो। किसान यदि अगर आज के दिन आंदोलित है, उस आंदोलन का आकलन सीमित रूप से करना बहुत बड़ी गलतफहमी और भूल होगी। जो किसान सड़क पर नहीं है, वो भी आज के दिन चिंतित है, आज के दिन परेशान है। मैंने 2 दिन पहले मेरी चिंता व्यक्त की थी कि किसान आंदोलित है। मैंने किसान भाइयों से आह्वान किया था कि हमें निपटारे की ओर बढ़ना चाहिए। उनका संदेश क्या है मेरे लिए? उनका संदेश है कि किसान के साथ जो वादा किया वो पूरा क्यों नहीं हुआ। आपके लिए चुनौती है, जब कोई भी सरकार वादा करती है और वो वादा किसान से जुड़ा हुआ है, तो हमें कभी कोई कसर नहीं रखनी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा, वार्ता क्यों नहीं हो रही है किसान से। प्रधानमंत्री जी का दुनिया को संदेश है, जटिल समस्याओं का निराकरण वार्ता से होता है। किसान से वार्ता अविलंब होनी चाहिए और हमें सबको जानकारी होनी चाहिए कि क्या किसान से कोई वादा किया गया था। माननीय कृषि मंत्री जी, आपसे पहले जो कृषि मंत्री जी थे, क्या उन्होंने लिखित में कोई वादा किया था? यदि वादा किया था तो उसका क्या हुआ? मैं खुद कृषक पुत्र हूं, मैं जानता हूं किसान क्या कुछ नहीं झेलता है और हमारा अन्नदाता है। क्या इस देश में 75 साल के बाद इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हमने क्रिएट कर दी हैं और किसान आज भी अपने उत्पाद की कीमत के लिए तरस रहा है। I fail to understand
why we cannot work out a formula in consultation with economists, think tanks, that we reward our farmers. अरे हम तो रिवार्ड की बजाय जो ड्यू है उसको नहीं दे रहे, हम उस देने में कंजूसी कर रहे हैं जो प्रॉमिस किया गया है. Our policy making is not in right track. कौन है वो लोग कहते हैं कि प्रधान की अपने किसान को उसके उत्पाद की उचित मूल्य दे देंगे, तो मुझे समझ में नहीं आता कोई पहाड़ गिरेगा. किसान अकेला है जो ऐसा है. कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है. मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है. तो इधर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर सवालों की बौछार की. उधर इस मौके को कांग्रेस ने फौरन लगता. कांग्रेस की ओर से कहा गया कि जो बातें उपराष्ट्रपति ने कही वही सवाल कांग्रेस भी लगातार पूछ रही है. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यही सवाल लगातार पूछ रही है. चेयरमैन सर, एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी कब हकीकत का रूप लेगी? एमएसपी तय करने के लिए स्वामीनाथन फॉर्मूला कब लागू होगा? जिस तरह से पूंजीपतियों को कर्ज से राहत दी गई है, उसी तरह का लाभ किसानों को कब मिलेगा? और देखिए, इसी बीच नोएडा में आंदोलनकारी किसानों पर पुलिसिया कार्रवाई के बाद आक्रोश बढ़ता जा रहा है. आज बीकेयू यानी कि भारतीय किसान यूनियन ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है. इस बीच किसानों के समर्थन में राकेश टिकैत आज ग्रेटर नोएडा पहुंच सकते हैं. तो नोएडा में किसानों के आंदोलन पर बड़ी खबर यह है और अपडेट यह है कि किसानों को जबरन हटाए जाने से आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है. और आज बीकेयू यानी कि भारतीय किसान यूनियन ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है और किसानों के समर्थन में आज राकेश टिकैत ग्रेटर नोएडा पहुंच सकते हैं. समर्थन देने का ऐलान कर दिया है और आज जानकारी ये मिल रही है कि किसानों के बीच पहुंच सकते हैं राकेश टिकैत ग्रेटर नोएडा में और किसानों के साथ यहां पर मौजूद रहेंगे. 0 पॉइंट गौतम बुद्ध नगर में एक बड़ी पंचायत होगी. सभी लोग अब अपने तरीके से वहां पे पहुंचने का काम करें और आगे का फैसला जो भी होगा वही होगा. और उत्तर प्रदेश सरकार से भी है कि जितने भी लोग हमारे गिरफ्तार किए उनको अभी वहां से पूरा निर्णय 0 पॉइंट पुलिस कोई भी रोकने का उसका काम न करे. हम अपने 0 पॉइंट धरना स्थल पर जाएंगे और जो भी बातचीत अधिकारी सरकारों से होगी, जब हमारे किसान हमारे बिना आंदोलन होगा. और चलिए अब बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस सवाल का जवाब आज मिल जाएगा. साथ ही नई सरकार की तस्वीर भी करीब करीब साफ हो जाएगी. महाराष्ट्र में आज तय होगा सीएम का नाम. मुंबई में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है और सीएम के रेस में इस वक्त फडणवीस आगे चल रहे हैं. विधायक दल से पहले बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी. सुबह 10 बजे बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी. फडणवीस का विधायक दल का नेता बनना तकरीबन तय माना जा रहा है. तो आज तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिरकार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा. और इस रेस में सबसे पहला नाम जो इस रेस में सबसे आगे चल रहा है वो है देवेंद्र फडणवीस का. और माना यह जा रहा है कि फडणवीस का विधायक दल का नेता बनना तकरीबन तय हो गया है. सुबह 10 बजे सबसे पहले बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी और कोर कमेटी की बैठक में फडणवीस को विधायक दल का नेता बनना तकरीबन तय माना जा रहा है. तो तकरीबन ये साफ हो गया है कि फडणवीस बन सकते हैं. ऐलान आज होना बाकी है और माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो सकते हैं. और आज जो ये सस्पेंस है ये खत्म हो सकता है.
अब देखिए महाराष्ट्र के संभावित कैबिनेट मंत्री कौन कौन होंगे ये भी जानकारी आपको दे दे। जो माना जा रहा है बीजेपी की तरफ से जो 17 कैबिनेट मंत्री हैं वो बन सकते हैं और शिवसेना शिंदे गुट से 7 कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एनसीपी अजीत गुट से 7 कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। तो ये सूत्र माने जा रहे हैं। जो आंकड़ा ये रहने वाला है कि बीजेपी से कितने मंत्री रहेंगे और जो गठबंधन है उनसे कितने कितने मंत्री बन सकते हैं। अब महाराष्ट्र में बीजेपी से संभावित मंत्री कौन कौन हो सकता है ये भी आपको बता दें। सूत्रों के मुताबिक सबसे पहला नाम देखिए कोकण, मुंबई और ठाणे क्षेत्र पश्चिम महाराष्ट्र से, विदर्भ रीजन से, और ये जो नाम आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये माने जा रहे हैं कि इनका जो मंत्री बनना है वो तय माना जा रहा है। नीतीश राणे का नाम इसमें शामिल है। इसी के साथ माधुरी मिसल का नाम भी इसमें शामिल है और आशीष शेलार, माधुरी मिसाल, चंद्रशेखर बावनकुले, जय कुमार रावल, अतुल सावे, राहुल नार्वेकर और शिवेंद्र सिंह राजे भोसले और संजय कुटे का नाम इसमें शामिल है। साथ ही साथ पंकजा मुंडे भी मंत्री बन सकते हैं। अतुल भातखलकर, राधाकृष्ण विखे पाटिल और नीतीश राणे भी मंत्री बन सकते हैं। मराठवाड़ा से देखिए अतुल सावे और पंकजा मुंडे को इस बार मंत्री बनाया जा सकता है। ये संभावित मंत्रियों के नाम है। अब देखिए कौन मुख्यमंत्री होगा और कौन मंत्री बन सकता है ये करीब करीब तय माना जा रहा है कि फडणवीस ही बीजेपी विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। उसके बाद यानी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद फडणवीस दोपहर करीब 3:30 बजे राज्यपाल से मिलने जाएंगे। महायुति के नेताओं के साथ राज्यपाल के पास जाएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है महाराष्ट्र की राजनीति के लिहाज से, क्योंकि आज ये तय हो जाएगा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। और माना जा रहा है कि फडणवीस दोपहर करीब 3:30 बजे राज्यपाल से आज मुलाकात करेंगे। तो देखिए जो संकेत मिल रहे हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को ही विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और नागपुर से एक ऐसी कहानी सामने आई है जो ये बता रही है कि शपथ ग्रहण के लिए फडणवीस की तैयारी क्या है। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष से शपथ घेतो की देवेंद्र फडणवीस 2 बार महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। अब लगभग ये फाइनल लग रहा है कि 5 दिसंबर को शाम 5 बजे तीसरी बार देवेंद्र फडणवीस ही शपथ लेंगे। ईश्वर साक्ष से शपथ घेतो की अब इनसे मिलिए। पिंटू मेहड़िया इनका नाम है। काम कपड़ों की सिलाई करना है। देवेंद्र फडणवीस के लिए इन्होंने 4 जैकेट तैयार किए हैं। दावा है इन्हीं में से एक नीले रंग की जैकेट पहनकर फडणवीस सीएम की शपथ लेंगे। और 99% जैकेट मेरे तरफ से ही रहती है। उसमें ब्लू कलर उनको ज़्यादा पसंद है। अभी 4 जैकेट दिया है, उसमें ब्लू के 3 शेड है अलग अलग, एक ग्रे का शेड है। अब वो उसमें से कोई भी जो उनको पसंद आएगा वो पहनेंगे। मेरे हिसाब से वो ब्लू पहनेंगे। पिंटू मेहड़िया नागपुर में 3 दशक से फडणवीस के लिए कपड़े तैयार करते हैं। नीला रंग फडणवीस का पसंदीदा है। बताया जाता है कि फडणवीस ने जब पहली बार सीएम पद की शपथ ली तब भी उन्होंने इस तरह की जैकेट पहनी थी। पहले देवेंद्र फडणवीस अपने लिए कपड़े खुद पसंद करते थे, लेकिन पिंटू बताते हैं 2014 के बाद से उन्होंने अपने से पसंद करना कम कर दिया। अब उनकी पसंद का ख्याल वो खुद रखते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद से मैं खुद ही अपने मन से बनाता हूँ और उनको ले जाके देता हूँ। उसमें आप समझो साल में 1-2 ऐसी कलर है जो उनको पसंद नहीं आए होंगे, बाकी तो वो हर कलर पहन लेते। मैं जो देता हूँ मैं ही पसंद करता हूँ और मैं अपने मन से देता हूँ उनको ले जाके। भारी विरोध के बाद कोरिया के राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ खत्म करने का ऐलान कर दिया है। कल राष्ट्रपति ने ये कहते हुए मार्शल लॉ का ऐलान किया था कि विपक्ष के नेता देश विरोधी गतिविधियों में लगे हुए हैं। राष्ट्रपति ने विपक्ष पर उत्तर कोरिया से सहानुभूति रखने का भी आरोप लगाया था। मार्शल लॉ के प्रस्ताव को संसद ने खारिज कर दिया था। कल जैसे ही इमरजेंसी का ऐलान हुआ सेना सड़क पर उतर आई थी। इसके बाद भारी संख्या में विपक्ष की पार्टियों के समर्थक संसद पहुंच गए थे। सेना संसद पर कब्जा कर पाती उससे पहले मार्शल लॉ के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इसी साल हुए चुनाव में विपक्ष की बड़ी जीत हुई थी और उसके बाद राष्ट्रपति युन सुक योल की शक्ति घट गई है। राष्ट्रपति और उनकी पत्नी पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। विपक्ष उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव भी लाना चाहता है। लेकिन दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ खत्म कर दिया जिस तरीके से राष्ट्रपति की तरफ से इसका ऐलान कर दिया गया था, जिसके बाद बड़ी संख्या में जो लोग थे सड़कों पर उतर आए थे। 자유민주주의 헌정 질서를 붕괴시키려는
반국가 세력에 맞서 결연한 구국의 의지로 비상계엄을 선포하였습니다. 그러나 조금 전 국회의 계엄 해제 요구가 있어 계엄 사무에 투입된 군을 철수시켰습니다. ABP न्यूज आपको रखे आगे।